कपिल अशोक सर, सचिव डेयरी मत्स्य महोदय, आपसे आग्रह है हमारे बीच माननीय मंत्री डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग मौजूद हैं। आपके द्वारा उनका स्वागत किया जाना है। महोदय, आपसे आग्रह है माननीय मंत्री महोदय का स्वागत पौधा समर्पित करने की कृपा करें। प्रथम ध्वनि से तालियां बजाई जाए। बहुत बहुत आभार। मैं आग्रह करूंगा श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, निदेशक पशुपालन महोदय, हमारे बीच मंच पर श्री ऋषभ कपिल अशोक, सचिव डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग मौजूद हैं। आपके द्वारा उनका स्वागत किया जाना। मंच पर मौजूद एक बार पुनः आपसे आग्रह है श्री इंद्रजीत सिंह, माननीय कुलपति बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, मनीष जेटली, निदेशक केंद्रीय बकरी विभाग मथुरा, हमारे बीच मंच पर मौजूद है श्री अजय साहू, जीएम नवार, और हमारे बीच मंच पर मौजूद है श्री कुमार रवि। शुभारंभ करने की कृपा की जाए। शपथ का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक, दीप अंधकार से प्रकाश को ले जाने का प्रतीक, और इस विशेष एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कर्तव्य ध्वनि से इस क्षण का हम स्वागत करें। विशेष क्षण होता है, तालियां हम लोग जोर से बजती रहनी चाहिए। इस क्षण के स्वागत में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा उद्घाटन, साथ ही साथ सचिव महोदय, निदेशक महोदय, जलवायु अनुकूल बकरी पालन प्रबंधन एक दिवसीय कार्यशाला कर्तव्य से एक बार तालियां सबको सब। आग्रह है स्थान ग्रहण करें और हम सब आसन पर विराजे और एक बार कर्तव्य ध्वनि से इस क्षण का स्वागत करें। उद्घाटन का तालियां बजनी चाहिए आप लोगों की ओर से। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी के स्वागत के साथ आइए अब हम पौधे से स्वागत के बाद स्वागत संबोधन के लिए आगे बढ़ते हैं और हम स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, निदेशक पशुपालन महोदय। आपसे आग्रह है आप स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। थोड़ा सा पीछे आ जाना, लाइव हो सही से देखना और पीछे करने की बढ़ाइए और आगे रखिए। अप डाउन कोई करेगा तो क्रॉस करेगा। इस जलवायु बकरी पालन संबंधी जो कार्यशाला हमारी हो रही है, इसमें अपना समय देने के लिए हम स्वागत करते हैं अपने माननीय मंत्री महोदय का, श्री सुंदर मेहता जी, जिन्होंने समय दिया। हम स्वागत करते हैं अपने सचिव महोदय का, श्री अशोक साहब का। हम स्वागत करते हैं कुलपति बासु सिंह सिंह का। हम स्वागत करते हैं राष्ट्रीय बकरी शोध संस्थान जो मथुरा में है, निदेशक आए हुए हैं आप उनको संबोधित करने के लिए और अपने जो इसमें विशेषज्ञता है उसे बताने के लिए। श्री मनीष जेटली साहब, हम स्वागत करते हैं। उनके साथ आए हुए हैं आप का पीछे करना साइंटिस्ट
ऐसे आते हैं रवि रंजन जी, कहाँ बैठे हुए कहीं चलिए, बहुत अच्छा। रवि रंजन जी बिहार के ही हैं और इसमें बहुत अच्छी विशेषज्ञता है इनकी। हम स्वागत करते हैं नबार्ड के महाप्रबंधक, हम स्वागत करते हैं अपने सहयोगी कुमार रविंद्र जो संयुक्त सचिव हैं विभाग के, और हमारे इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं विभागीय स्तर पर। हम स्वागत करते हैं अपने जितने भी हमारे मुख्यालय के पदाधिकारी, ज़्यादातर डॉक्टर्स ही हैं जो कि इस विधा में काफी समय से लगे हुए हैं। हम स्वागत करते हैं क्षेत्र से आए हुए हमारे बकरी पालन के जो नोडल पदाधिकारी हैं वो भी डॉक्टर्स ही हैं। हम स्वागत करते हैं सबसे जो हमारे महत्वपूर्ण हैं स्टेक होल्डर बकरी पालक। हालांकि हम लोगों ने जितने लोगों को लाभान्वित किया है वो तो संख्या हजारों में है, उतने बुलाना नहीं संभव था, लेकिन हर जिले से हमें प्रतिनिधि के रूप में जो है सो एक दो बुलाया है। जो 65-70 के लगभग हैं वो लोग भी आए हुए हैं, उनका स्वागत है और उनसे अनुरोध भी है कि जो सुनेंगे उसका परिचालन भी करेंगे जाकर अपने क्षेत्र में जाकर। हम स्वागत करते हैं जीविका से आई हुई हैं पशु सखियां, जिनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है केवल बकरी पालन में ही नहीं बल्कि पशुपालन के सभी कार्यक्रमों में, और उनकी भूमिका बढ़ने भी जा रही है जो उनको पता चलेगा। चलिए, हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे जितने भी सहयोगी हैं, ISP का हों, कंफेड के जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया है, हमारी मीडिया के लोग जो इसको कवरेज प्रदान कर रहे हैं, और वैसे लोगों को भी करते हैं जिनका नाम छूट गया हो हमसे, उन सबों का स्वागत है। और यह जो कार्यक्रम है, देखिए इसका विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप भी जानते हैं बकरी पालन, गो पालन, ये सब तो हमारी जो है संस्कृति के भाग रहे हुए हैं। अब गो ये बकरी पालन भी अब जो विज्ञान में जो नए नए आयाम आ रहे हैं उसके अनुसार बकरी पालन भी वैज्ञानिक होते जा रहा है। तो एक भ्रांति है कि अनुकूल जलवायु नहीं मिलने पर बकरियां कुछ लॉस ऑफ लाइफ उनका होता है और उसके कारण दिक्कत आती है, तो उसी पर यह विषय है। तो चूंकि उसके एक्सपर्ट आए हुए हैं इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो चलिए सबका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके श्री उज्ज्वल कुमार से, निदेशक पशुपालन। स्वागत संबोधन के बाद अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अजय साहू, महाप्रबंधक नाबार्ड महोदय। आपसे आग्रह है आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। सबको नमस्कार। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सुरेंद्र मेहता जी और चीफ गेस्ट टुडे, मिनिस्टर इंचार्ज श्री अशोक जी, सेक्रेटरी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बिहार सरकार, प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह जी, VC बासु, डॉक्टर मनीष कुमार चटली, डायरेक्टर CIRG मथुरा, अदर डिग्निटरीज इन द राइस, एंड यहाँ पे उपस्थित सारे साइंटिस्ट, पशु सखी, कॉन्फ्रेंस से आए अधिकारी, सबको दोबारा नमस्कार। एंड आपको स्वागत करना चाहूँगा। ये जो सब्जेक्ट है आज की, क्लाइमेट रेजिलिएंट गोट फार्मिंग एंड इट्स मैनेजमेंट। बिहार संदर्भ अगर बात करें
स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। 4 राज्य है, स्टार्टिंग विथ राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार चौथा में आता है, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, यूपी तीसरा में है। वैसी द स्टैटिस्टिक्स करीब 20 करोड़ या राजस्थान, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड बिहार। एंड हम लोग आज बिहार में एंड बिहार की अगर बात करें, अगर 2 करोड़ किसान है, 1 करोड़ 60 लाख लैंड होल्डिंग फार्मर्स है, उनसे 96% जो है छोटे किसान है विद एवरेज लैंड होल्डिंग 1/3 ऑफ ए हेक्टेयर, मतलब 3000 स्क्वायर मीटर से भी कम। जहां पे खेती करेंगे पारंपरिक धान या गेहूं या मक्का या एनी स्पाइसेस और एनी पल्सेस और ऑयल सीड्स, सीजन के हिसाब से पानी की व्यवस्था के हिसाब से काम करेंगे, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज एनुअल रिक्वायरमेंट। अगर एक बात करें कि पर कैपिटल इनकम की बात करें, देश से बिहार बहुत पीछे है। अगर देश में आज के दिन में आई थिंक 1/3 और 26% के आसपास, देश अगर 100 रुपया है, बिहार की पर कैपिटल इनकम अराउंड 26 to 27 रुपीज, उस रेंज में हम चल रहे हैं। कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, छोटे किसान है, पारंपरिक राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है। एंटायर 18 जिला जो है नॉर्थ बिहार की बाढ़ में प्रभावित रहती है। 6 से 8 महीना तक पानी भरा रहता है, उस समय में हम खेती नहीं कर पाएंगे। कुछ वाटर बॉडीज है जहाँ पे हम मखाना मच्छी की खेती करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं या मखाना की खेती होती है। कुछ एरियाज में जो बांध के पास थोड़ा सा ऊंचाई एरिया में हम लोग कुछ फसल उगा पाते हैं, वो 4 से 5 महीना, एंड दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसके कारण ज्यादातर बिहार की लोग माइग्रेशन होती है। आप कहीं भी जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, पंजाब जाइए, केरला जाइए, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आपको बिहार की मिलेंगे मजदूर, या मिट्टी काट रहे हैं, या खेती में काम कर रहे हैं, या चाय बागान में काम कर रहे हैं, या केरला की कॉफी गार्डन में काम कर रहे हैं। साल में होली या दिवाली या छठ के समय घर आते हैं। ये कहानी है। तो ये जो आज की बिंदु है, हाउ वी कैन ब्रिंग गोट रियरिंग। अगर हम बात करें कि 120 करोड़ गोट है वर्ल्ड में, 90% गोट डेवलपिंग कंट्रीज में है। मतलब हमारे जैसा, भारत जैसा डेवलपिंग कंट्रीज में 90% गोट रहते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया। चाइना एक विकसित कंट्री है, लेकिन उसका एक बहुत विशाल कंट्री है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। नाइजीरिया एक, आपको पता होगा, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ही करीब देश है। 90% को ये डेवलपिंग कंट्रीज में, 3 देश में हमारे चाइना, इंडिया, नाइजीरिया टॉप 3 कंट्रीज है ना। बिहार में कैसे उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट गोट फार्मिंग को हम कर पाएंगे, जैसा आज की बिंदु है, आज की वर्कशॉप की जो प्रायोरिटीज है, ब्रीड इंप्रूवमेंट, साइंटिफिक रियरिंग, इसके बारे में मेरा अनुमान है कि सब्सिक्वेंट सेशन में जो हमारे रिलेवेंट साइंटिफिक फैकल्टी है, दे विल बी मेकिंग प्रेजेंटेशन। आज की वर्कशॉप के दौरान जो ब्रीड इंप्रूवमेंट में काम की गई है, साइंटिफिक गोट रियरिंग के ऊपर काम की गई है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। मार्केट लिंकेज, वैल्यू एडिशन एंड फंडिंग, क्रेडिट, ये 3 की अगर बात करें, जहाँ पे इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी या कोई प्राइवेट प्लेयर्स पीपीपी बोर्ड में हो या कोई स्टार्टअप हो, दे कैन कम फॉरवर्ड टू फैसिलिटेट मार्केट लिंकेज, वैल्यू एडिशन, मार्केट लिंकेज and brand promotion. All those things can be a part of the industry dealing with finance
एंड मार्केट प्रमोशन वे फाइनेंसिंग वाले बात करूंगा। सिंस आई बिलोंग टू ए बैंक बिलोंग करता हूं, जैसे आपको जानकारी होगी नाबार्ड इज ए नेशनल बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जैसे आप बात करें एग्रीकल्चर इज ए वास्ट सब्जेक्ट, खेती के अलावा भी अलाइड एरियाज आते हैं विच इंक्लूड्स गोट ट्रेडिंग एंड डायरी, पोल्ट्री, फिशरी, एवरीथिंग। इस अंदर में बात करूंगा। अगर बात करें बिहार की, ये जो हमारे फार्मिंग सिस्टम्स है, छोटे छोटे फार्मिंग सिस्टम्स है, वहां पे वी हैव सफिशिएंट क्रॉप रेसिड्यूज, जो हमारे आज के दिन में ज्यादातर वेस्ट जाते हैं। हम अगर ये गोट फार्मिंग, गोट को हम कोई IFS मॉडल में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल में जाएंगे, या बहुत से छोटे किसान हैं अपने रहने की बस जगह है, उसी जगह में हाउ वी कैन रियर 5+1 या 10+2, 10 फीमेल गोट, 2 महिला, 2 मेल गोट्स, या 5+1 में हाउ दे कैन स्टार्ट रियरिंग। ऐसा कहावत की गई कि गोट इज लाइक ATM। मैं जब कर्नाटक में था उस समय में वाटरशेड कर्नाटका था, और भी ड्राई एरिया है बिहार में, द नॉर्थ कर्नाटका इज एक्सट्रीमली ड्राई एरिया, वहां पे वी कॉल इट एज ए गुड ATM, एनी टाइम मनी। आप रात की 12 बजे भी 1-2 बकरी ले जाओ कि साहब मुझे पैसा चाहिए, मेरे बच्चे को मेडिकल में एडमिट करनी है, यू विल गेट मनी। ठीक है, यू गेट ए डिस्काउंटेड प्राइस, बट आपको पैसा मिल जाएगा। हो सकता है कि सोना लेके जाएंगे रात को 12 बजे लेंगे, कल दिन में चेक करना पड़ेगा। आई हैव टू फाइंड आउट है सोनार यू कैन वैलिडेट द गोल्ड, इट इज सही है गलत है। लेकिन बकरा लेके जाएंगे लेकिन आपको पैसा मिल जाएगा। ही फाइंड्स बकरा इज अलाइव, ही कैन चेक द बॉडी वेट, 10 किलो की है, 20 किलो बकरा मिल रहा है मुझे, यू विल पे मी द मनी। आप पैसा लो जाओ, थोड़ा 10% 20% कम देगा। कीपिंग दैट, हमारे बिहार में अगर स्कोप की बात करें, जो छोटे किसान है उनके लिए बहुत ही सुटेबल है। यस, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा हमको, विद देयर फीडिंग हैबिट, विद देयर लिविंग स्टाइल। वी नीड टू एंश्योर दैट ये जो क्लाइमेट हैजार्ड हमारे आज के समय पे इज क्रीपिंग इन, अब चाहे या ना चाहे, इट इज एंक्रोचिंग आवर एनवायरमेंट, आवर सोसाइटी, आवर सिविलाइजेशन, आवर क्रॉप्स, आवर एरियाज। उसको हम जो भी फार्मिंग सिस्टम में जाएंगे, जो भी लाइवलीहुड सिस्टम में जाएंगे, क्लाइमेट लिस्ट बनाना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस अवेलेबल विद अस। एंड हमारे बिहार में महिलाएं जो खेत में काम करती है, दे आर मोस्ट सुटेड फॉर ये गोट फार्मिंग मॉडल के लिए काम करने के लिए। मानो खेती में भी काम करते हैं, खेत में 6 महीना जब फसल बेच के काम करते हैं, घर में उनकी जो गोट है अगर बंधे हुए हैं तब भी सही है, खुले हुए अभी तभी चारा बाजार से मतलब जंगल से काट के ले जा सकते हैं। Okay, there is a regarding institutional ecosystem. Yes, I hope कि veterinary services यहाँ पे विभाग की लोग वाग है, that so far my जो भी preliminary understanding है for goat farming, it needs to be little bit accentuated और थोड़ा effective with higher operational efficiency। each goat जहाँ पे भी है, जो भी एरियाज में गोट प्रोमिनेंटली लोग ट्राइबल फैमिलीज या लोग गोट ट्रेडिंग में करते हैं काम, उस एरिया की ब्लॉक की या उस एरिया की तालुका की जो भी वेटरनरी ऑफिसर्स हैं उनको नीड बेस्ड वेटरनरी सर्विसेज दे पाएंगे। तो जो रिस्क अभी अवेलेबल है दैट कैन बी मिटिगेटेड विद वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज। कमिंग टू क्रेडिट पार्ट, एंड आई वाज टोल्ड टू कि मुझे क्रेडिट पार्ट में बात करना है। जैसे ऑलरेडी बैंकों के लिए अवेलेबल है 4 मॉडल, जिसमें बैंक, ये एक किताब है जो SLBC की वेबसाइट में लगा हुआ है, जो नाबार्ड हर साल बनाती है। इट्स कॉल्ड यूनिट कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, जिसमें बैंकों को एक दिशा दी गई है कि आपको अगर फाइनेंस करनी है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सस्टेनेबल, वायबल एंड बैंकेबल, तो
ये उनकी रूपरेखा है. They can make suitable changes as per the local requirement. Charm model I'll quickly cover through. ब्रीडिंग कम गोट ब्रीडिंग के लिए 10+1 यूनिट है. ये स्टॉल फेड है. नॉन स्टॉल फेड है, अगर वो बाहर जाएंगे तो उनकी राशि सेम 10+1 यूनिट में. स्टॉल फेड में इज 1,45,000 रुपीज, 25-26 की एक बुक है. एंड नॉन स्टॉल फेड में इज 1,15,000 रुपीज. बैंक कैन suitably, अगर आवश्यकता है, they can moderate this by 10-15%. ब्रीडिंग कम गोट ट्रेनिंग नॉन स्टॉल 20+1. अगर ब्रीडिंग भी करेंगे, मतलब ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि जैसे बात कर रहा था मैं कि ब्रीड इंप्रूवमेंट की बहुत आवश्यकता है. Those breeds which are adaptable and suitable in Bihar condition, we should be growing such breeds so that our risk profile will be less, calamities or casualty will be less, we'll be getting more income. अगर 2 बार बच्चा ये होते हैं तो अब 3 आते तो 6 बच्चे आएंगे. So giving that 20+1 non-stall will be around 2,08,000 rupees. With same unit 20+1 with stall feeding will 2,75,000 rupees. ये एक रूपरेखा सारे बैंकों के लिए अवेलेबल है. यहाँ बैंक के अधिकारी है तो I can give this book with the department. This is a broad outline where banking finance और बैंक की रेंज जो है, जो भी किसान या कोई जीविका की महिला समिति या कोई दीदी, लखपति दीदी अपना बकरी पालन में काम करना चाहते हैं, दे बैंक से ऋण ले सकते हैं. ये दी गई है. बाकी समय को ध्यान रखते हुए मैं आगे बोलना चाहूँगा. बकरी पालन इन बिहार पर्सपेक्टिव द मोस्ट इकोनॉमिक एंड वायबल एंड प्रॉफिटेबल ऑप्शन है. द ह्यूज पॉपुलेशन है. वी हैव more than 14 crores of population. I think more than 70-80% are non-veg eating population. If I'm not wrong, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. And इसके लिए value addition, market development, slaughter houses, abattoirs, brand promotion and export भी हो सकती है. Nepal and all that. Bangladesh, Nepal are not very far. You can reach Nepal just 300 kilometers. You can reach Bangladesh maybe 600 kilometers through Siliguri. So keeping that in view, there is a huge demand for domestic and also export. So with this मैं अपने वाणी समाप्त करना चाहूँगा. I give the thanks to the organizers giving the opportunity to NABARD to speak on this occasion. Once again, thank you very much, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर मनीष जेटली, निदेशक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा से आए हैं. एक बार तालियों से स्वागत करें. सुप्रभात. सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, राधे राधे. सर्वप्रथम मैं इस माननीय मंत्री जी सुरेंद्र मेहता जी, जिन्होंने जो इस सभा में उपस्थित है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको सम्मान देता हूं. मेरे साथी डॉक्टर रवि जो इस सभागार में उपस्थित है, तो कृपया आ गया. अच्छा, ये आप मथुरा से आए हैं और माननीय मंत्री महोदय के लिए एक सम्मान भेंट करना चाहते हैं. मथुरा से आए हैं, राधे कृष्ण की धरती से आए हैं. तालियां कतल ध्वनि कबीली के लिए और बहुत बहुत अभिनंदन. राधे 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 राधे. आप लोग बोलिए राधे राधे. जब मथुरा की पट्टी आ गई तो एक बार राधे राधे बोलना ही चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. आप सब सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत सम्मानपूर्वक नमन करता हूं और साधुवाद देता हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस कार्यक्रम में एक मुझे टॉपिक दिया है कि फ्यूचर रोड मैप के बारे में बात करने के लिए. जो हमारे उपस्थित गण कपिल अशोक जी, मेरे गुरुजी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी,
और सभी जो उपस्थित सम्मानीय मंच पे उपस्थित हैं सभी लोगों को मैं करते हुए अपने अभिभाषण शुरू करता हूं। जो मुझे बात करने के लिए कहा गया है, प्रोस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर रोड मैप ऑफ द गोट सेक्टर इन बिहार। सभी लोगों ने बताया कि गोट एक एटीएम है और जो इसको हम एनी टाइम मिल्क, मीट, मूविंग रेफ्रिजरेटर और गरीब की गाय के रूप में कहा गया है। और मैं ये कहूंगा ये गरीब की गाय नहीं, ये फ्यूचर एनिमल है। इसके जो मूल्यवान पदार्थ हमें मिलते हैं वो हमें कहीं से नहीं मिल पाते। और इसी उपस्थिति में आगे चलते हुए मैं बताना चाहूंगा कि इस भारतवर्ष में आज की तारीख में लगभग 16 करोड़ बकरियां हैं, जो कि लगभग 16% है जो पूरे वर्ल्ड में उपस्थित है। और उसमें आप देखिए कि लगभग 27% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो गोट की है। आप पिछली स्लाइड में दिखाइए, जो कि जिससे कि लगभग 3 करोड़ 30 लाख किसान जुड़े हुए हैं। हम जो इसी तरह आगे चलते हुए जो देखते हैं बिहार में लगभग 1 करोड़ 28 लाख बकरियां हैं और इसके साथ लगभग 43 लाख किसान जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये बिहार में 35% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज गोट। नेक्स्ट प्लीज। और सबसे दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 76% जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है वो गोट सेक्टर से साथ जुड़े हुए हैं, जबकि बिहार में लगभग 90% जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर हैं, सीमांत किसान हैं, वो जुड़े हुए हैं। अभी जो भाषण चल रहा था पार्लियामेंट में, उन्होंने उसमें बजट सेशन में बताया गया कि 16% जो फार्मर इनकम है वो एनिमल सेक्टर से आती है, जबकि मैं इसमें कहूंगा कि बिहार के अंदर और जो गोट सेक्टर में है लगभग 37% इनकम जो है फार्म सेक्टर से आती है, जो एनिमल सेक्टर से आती है। और ये हम बिहार में देखेंगे ये फिगर लगभग 45% तक जा रहा है गोट सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। ये लगभग 10 जिले हैं जिसके अंदर लगभग 50% गोट पॉपुलेशन है और इसकी जो डेंसिटी है वो लगभग अब वेरी कर रही है, लगभग 150 एनिमल्स तक जा रहे हैं। और हाईएस्ट जो है पूर्वी और चंपारण और पश्चिमी चंपारण के अंदर आप देखेंगे लगभग 7% से 6% तक, 13% जो गोट पॉपुलेशन है वहीं पे है। नेक्स्ट प्लीज। भारतवर्ष में लगभग 1.82 मिलियन टन जो मीट प्रोड्यूस हो रहा है गोट से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि लगभग 15% टोटल मीट का पार्ट है। जो बिहार में हम देखते हैं, नेक्स्ट प्लीज। बिहार में देखते हैं तो ये जो यहाँ पे जो मीट प्रोड्यूस हो रहा है वो लगभग 140,000 टन के करीब है और जो कि लगभग 33% पूरे मीट का पार्ट है। तो आप देखिए कि भारतवर्ष से जो बकरी का मीट है, चिवॉन है, यहाँ पे ज्यादा पैदा हो रहा है, ज्यादा खाया भी जा रहा है, ज्यादा डिमांड भी है। लगभग 8 के करीब स्लॉटर हाउसेज हैं। जो एवरेज कार्कस वेट है वो भारत से थोड़ा सा कम है, 8.6 है, परंतु मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे ब्लैक बंगाल की पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी वजह से जो लो कार्कस वेट है दैट कैन बी प्लस पॉइंट। सो सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज है, पूरे भारतवर्ष में लगभग 88% बकरियां हर साल काटी जाती हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसका 88% काटी जाती हैं और बिहार में ये फिगर 105% तक है। तो ज्यादा डिमांड है मीट की, ज्यादा, इसलिए ज्यादा स्लॉटर रेट भी है, पर इसमें एक नेगेटिव चीज भी हो रही है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि अच्छी जो नस्ल के हमारे पास बकरे हैं, वो बकरियां हैं, वो भी स्लॉटर लाइन पे जा रही हैं। तो हम ब्रीड इंप्रूवमेंट का जो हम लोग बार बार बात करेंगे, ब्रीड इंप्रूवमेंट करनी है और चीजें, वो यहाँ पे हमारा उसका नुकसान हो रहा है। देयर इज नो पॉलिसी इन बिहार कि हम लोग जो बक रेयरिंग है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे सस्टेन कर सकते हैं। जैसे हरियाणा पंजाब के अंदर अभी उन्होंने जो बुल, स्पेशली इन कैटल एंड बफलो में बुल को रखने के लिए देयर इज सपोर्ट सिस्टम इज बीइंग बाय द गवर्नमेंट, whereas in same may be started in case of the बिहार also। जो अच्छी ब्रीड के बकरे हैं, बकरियां, उनको रखने के लिए वो सपोर्ट सिस्टम दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो किसान उसको रखना शुरू करें और आगे ब्रीड इंप्रूवमेंट में उसको यूज करें। नेक्स्ट प्लीज। जो मिल्क में हम लोग बात करेंगे, तो मिल्क में इंडिया में 8.2 मिलियन टन ऑफ द मिल्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हिच फॉर्म्स अराउंड 33% ऑफ द टोटल वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन और 3.32% ऑफ द टोटल इंडिया मिल्क प्रोडक्शन। वेयरएज जो हम बिहार में नेक्स्ट टाइम देखते हैं तो इसमें लगभग हमारे पास जो 1.7% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोड्यूस्ड इन बिहार इज बीइंग गोट मिल्क। परंतु सबसे बड़ी जो बात है कि जो 233
जो 1000 टन हमारे पास मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो जा कहाँ रहा है। नेक्स्ट प्लीज। मैं देखा कि जो आप गोट मिल्क को मानते हैं कि सबसे अच्छा दूध है, जो मोस्ट ह्यूमनाइज्ड मिल्क एंड इट इज बीइंग बेस्ट फॉर द इन्फेंट्स, बच्चों के लिए सबसे अच्छा दूध है, बट इसकी देयर इज नो मार्केटिंग सिस्टम, नथिंग इज बीइंग देयर। मैं गोट सर्च कर रहा था नेट पे, तो मुझे 4 नाम मिले, तो मैंने उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करी कि जो दूध यहाँ पे बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो डेली की सेल मैक्सिमम 25 लीटर से 100 लीटर तक है, इससे ज्यादा की नहीं है। और जो उसका रेट वेरी करता है 150 रुपए से लेकर 400 रुपए तक। जो मेट्रो सिटीज है वहां 400 रुपए तक बेचते हैं और डेंगू के सीजन में डिमांड रहती है, परंतु उसके अलावा नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यूरोप में देखते हैं कि 99% इन्फेंट फार्मुलेशंस हैं, दे आर बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम द गोट मिल्क ओनली, वेयर एज इन केस ऑफ इफ यू सी इन द इंडियन कंडीशन इट इज लेस देन 1% विच आर बीइंग फ्रॉम द गोट मिल्क। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है, स्पेशली देयर इज नो ब्रांडिंग ऑफ द गोट मिल्क। जो सुधा यहाँ पे कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव जो काम कर रही है, दे शुड लुक इनटू दैट, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, दैट वी कैन ब्रांड द गोट मिल्क फॉर इट्स एंड क्रिएट एन अवेयरनेस। लोग सोचते हैं कि दूध जो बकरी का दूध होगा उसमें से स्मेल आती है और उससे बड़ी सारी आती है। अभी थोड़े समय पहले उज्जवल सिंह जी हमारे यहाँ पे आए थे, तो मैंने इनको बकरी के दूध के चाय भी पिलाई, इनको पता नहीं लगा कि ये बकरी के दूध की चाय और सारी चीज है। तो उन्होंने, तो कोई स्मेल नहीं है, किसी टाइप की कोई ऐसी इश्यू नहीं है। जो आप इसको बेस्ट न्यूट्रिएंट है और इम्यूनिटी बूस्टर है, जो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप इसको प्रमोट करना, इसकी अवेयरनेस करना इसके लिए बहुत जरूरी है, इसके ऊपर हमें काम करने का। इवन बिहार में जो खादी है वो इससे साबुन बना के बेच रहे हैं, तो हमारे संस्थान ने भी इसके ऊपर काफी काम किया, पशु सखियों को भी और किसानों को इसमें सिखाया। और ये जो मन की बात कार्यक्रम आता है प्रधानमंत्री का, उसके अंदर भी ये फीचर हुआ था। तो हम लोग भी आप लोगों की इस मामले में जो किसानों को चाहे तो उसमें सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स बताना चाह रहा था। क्या है जो भारतवर्ष में देखते हैं तो लगभग जो जीवीए वैल्यू है, गोट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो हम देखते हैं टोटल ग्रोथ का, तो उसमें लगभग 1,54,000 करोड़ की है, विच फॉर्म्स अराउंड 9% ऑफ द टोटल लाइवस्टॉक सेक्टर का है। परंतु जो ये चीज बिहार में प्लस है, तो बिहार में लगभग 18% जो जीवीए वैल्यू है दैट इज बीइंग कमिंग फ्रॉम द गोट। ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोगों को इस चीज को देखना चाहिए। सेकंड प्लस पॉइंट बिहार के साथ क्या है कि जो इंडिया में है लगभग 31% के करीब जो है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है इन एग्रीकल्चर में, और बिहार में ये 36.9-37% है। और हम लोगों को ये जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं बिहार में, वी शुड कैच इट अप। और पंजाब में लगभग 40% है जो कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से आ रहा है ग्रोथ जीवीए का पार्ट। और भारतवर्ष में जो जीडीपी के अंदर देखते हैं कंट्रीब्यूशन गोट का बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी में वैल्यू है इसकी गोट सेक्टर की, एंड दिस कैन गो इन बिहार आल्सो, इट कैन गो इवन एज हाई एज अप टू 25,000 करोड़ इफ वी मूव इन ए सिस्टमैटिक मैनर। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे बिहार में कोई एक ब्लैक बंगाल ब्रीड तो है ही है जो रख रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारी ब्रीड्स दूसरी स्टेट से आ चुकी हैं, जिसमें चाहे जमुनापारी हो, चाहे बर्बरी हो, चाहे सिरोही हो, जफराना है, बीटल है, ये दूसरी स्टेट से ही आई है, जिसकी वजह से इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग भी हुई है और लगातार उसमें ब्लैक बंगाली उसको क्रॉस होती जा रही है और डिल्यूशन हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें डिल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि लगभग 34% जो गोट की पॉपुलेशन है वो हमारे बिहार में प्योर ब्रेड है, जबकि ये फिगर लगभग 39% है इंडियन स्टेट में। बाकी जो ओवरऑल इंडिया का देखते हैं पर्सपेक्टिव में देखते हैं। नेक्स्ट। तो हमें जो जम क्लास के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दो हमारे पास चंपारण है, आरा है, जिसको हम लोग शाहबादी भी कहते हैं, और दूसरा ये कुछ 2 लोकल ब्रीड्स हैं, बट अभी ये रजिस्टर्ड नहीं हुई है, पर इसके अंदर भी पोटेंशियल है। इफ यू कैन रजिस्टर इट, हम लोग अभी बासु के साथ मिलके CIRG इस पे लगातार काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग जो इस पॉपुलेशन को और आगे इम्प्रूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा मैं जस्ट इकोनॉमिक्स बताना चाह रहा था कि जो हम लोग प्योर ब्रेड एनिमल्स रखते हैं और एक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट में जो आप देखते हैं कि नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स रखते हैं तो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। जो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स है लगभग उससे हमें सिर्फ 2600 रुपए ही मिल पाते हैं, जबकि आप देखते हैं कि उसमें आप लगभग 7,000 से लेकर 6,6300 से लेकर 9,000 रुपए तक का हम लोगों को बेनिफिट आता है। तो आप ये स्टडी हम लोगों के न्यूक्लियस फार्म में की गई है, परंतु इसको हमने जो मोर्टेलिटी रेट रखा है वो लगभग 10% रखा है, जो कि फीड कंडीशन में जनरली हो जाता है। तो हम लोग इस पे स्ट्रेस करें कि हमें प्योर ब्रेड जनरल क्लास को ही आगे प्रमोट करें और जो डिल्यूशन है उसको कम करते जाए। नेक्स्ट प्लीज।
तो ये चैलेंजेस हैं सबसे बड़े कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। जो सबसे बड़ा है कि ब्लैक बंगाल जैसे और जो बंगाल टाइप यहाँ पे हम लोग एनिमल्स रख रहे हैं, उसके अंदर मल्टीपल बर्थ का काफी बड़ा योगदान रहता है। बायोमास प्रोडक्शन अच्छी है, बट उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है कि उसकी मोर्टेलिटी काफी रहती है, क्योंकि उसमें बकरियों के नीचे दूध नहीं है, ब्लैक बंगाल के नीचे दूध नहीं है, तो मोर्टेलिटी बड़ी हाई रहती है। तो इस तरफ हमें देखने की जरूरत है। हमारे संस्थान ने मिल्क रिप्लेसर वगैरह भी काफी सारे डेवलप किए हैं। जो ये टेक्नोलॉजीज आप लोग अडॉप्ट करें तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द बिहार फार्मर्स, स्पेशली द मोर्टेलिटी रेट कैन बी रिड्यूस मैनी फोल्ड। तो दूसरी चीज है कि हम लोगों के यहाँ पे प्योर ब्रेड को करने के लिए मदर फार्म, न्यूक्लियस फार्म, ब्रीडिंग फार्म, इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। तो एटलीस्ट जो हम लोग दूसरी ब्रीड भी अडॉप्ट कर रहे हैं, दूसरे उससे भी लेके आए हैं, तो उन चीजों को भी हम लोगों को अडॉप्ट करें। तो अपने न्यूक्लियस फार्म हर ब्रीड के लिए डेवलप करें। एटलीस्ट 5 to 7 न्यूक्लियस फार्म इज बीइंग मिनिमम बीइंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द बिहार। एंड सेकेंडली है कि जो मेजर इशू है मार्केटिंग का भी एक बहुत बड़ा एक इशू है, और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग है। हम लोगों ने एक स्टडी की थी ILRI के साथ मिलके बिहार के अंदर। हमने देखा कि जो आम फार्मर है उसको सिर्फ जो कंज्यूमर पे कर रहा है, कंज्यूमर इट इज बीइंग पेइंग 1000 रुपीज फॉर द मीट, द फार्मर इज बीइंग गेटिंग ओनली 400 रुपीज, 40% ऑफ दैट वन। जो जितने भी एनिमल यहाँ बिक रहे हैं वो सारे के सारे उनका नट बेसिस पे बिकते हैं कि टोटल 10 एनिमल है, एक रेट फिक्स हो गया। नोबडी इज बीइंग टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द डिफरेंस, ब्रीड कितनी है, क्या है, कुछ नहीं है, जब जनरलाइज बात कर लिया। तो हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मार्केटिंग की जरूरत है। इसमें भी कोऑपरेटिव कैन प्ले मेजर रोल एंड वी कैन सेट अप द FPOs एंड अदर्स विच कैन लीड टू द बेटर रिजल्ट्स फॉर द फार्मर्स। नेक्स्ट प्लीज। जो हम लोग इसका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज को देखें, थ्रेट्स को पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, फार्मर्स इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी है कि फार्मर इन्वॉल्वमेंट है, और एक्सटेंसिव ब्रीडिंग जो हम लोग एक्सटेंसिव ग्रेजिंग सिस्टम के लिए जा रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा है। बट जो हमें उसकी वजह से अभी गवर्नमेंट का फोकस भी है कई सारी चीजों में, जैसे अभी लखपति दीदी प्रोग्राम चल रहा है उसमें जैसे 2 लाख रुपए तक ही दे रहे हैं। कुछ और प्रोग्राम भी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी चल रही है, उसके अंतर्गत जो इसको गोट फार्मिंग के ऊपर स्ट्रेस किया जाए, जो हम लोग उनको पैसे दे रहे हैं उसकी बजाय हम लोग उनको गोट्स दें और उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हर घर एक बकरी पहुंचे, तो ये धन की तरह काम करेगी और दे कैन हैव ए बेटर रिजल्ट। तो उनको स्वावलंबी भी बनेंगे और उससे उनको बेनिफिट भी आएगा। तो हमारी जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली जो मोर्टेलिटी रेट हाई है और जो वैक्सीनेशन का पेनिट्रेशन है इन डेप्थ इन विलेजेस, हम लोगों को उसको पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना है, सो दैट जो हमारा PPR मुक्त बिहार का जो हम लोग स्लोगन दे रहे हैं कि हम लोग 2030 तक करें इसको, उसके लिए हमें लगातार काम करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज दी वैक्सीनेशन अप टू 80% टू एटलीस्ट। तो थ्रेट्स, सबसे बड़ी थ्रेट्स है कि यहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सारी चीज आती है, उसकी वजह से जो डीवर्मिंग की और रेगुलर डीवर्मिंग, dipping of the animals for the ectoparasites and endoparasites is the major issue. We have to look into those factors also. Next please. कुछ पॉलिसी के लिए मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहूंगा सर। स्पेशली हमें ब्रीड बेस तैयार करने की बहुत सख्त जरूरत है सर। तो ब्रीड बेस के लिए हमें न्यूक्लियस और फार्म एस्टेब्लिश करें। वो न्यूक्लियस फार्म से हम फार्मर्स को हाई क्वालिटी जर्म प्लांट दें विच लीड टू द हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ द जर्म प्लांट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर फ्लॉक। हम लोगों ने एक स्कीम शुरू की थी मल्टीप्लायर फ्लॉक की, जिसके अंतर्गत हम लोग एक किसान को लगभग 10+1 का एक सेट देते हैं, जिसके वो आगे उसको प्योर ब्रेड एनिमल पैदा करके और दूसरे फार्मर्स को बांटता है। इस टाइप का कुछ यहाँ पे भी किया जाए, कुछ न्यूक्लियर फार्म एस्टेब्लिश किया जाए, उसको आगे लेके जाया जाए। इसमें जो हमें कार्कस वेट है वो कम आ रहा है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम की बहुत सख्त जरूरत है। नॉट ओनली द ब्रीडिंग प्रोग्राम प्लस उसके अलावा न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन की बहुत सख्त जरूरत है कि फैटनिंग राशन, क्योंकि सभी मीट के लिए पैदा कर रहे हैं, तो फैटनिंग राशन, फैटनिंग जो लो कॉस्ट feed formulation is the most important for the different breeds, different sections, different agroclimatic zones of the Bihar, वो हमें डेवलप करने की जरूरत है और उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। जो वो इंफॉर्मेशन है वो कैसे पहुंचेगी कि जो हम लगातार उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम देंगे उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो ये हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। सेकेंडली मार्केटिंग चैनल्स को इम्प्रूव करना है सर। जो मैं बता रहा हूँ कि जो दूध के अंदर आज की तारीख में कॉम्फेट जो कर रहा है वो लगभग 70% जो वैल्यू है कंज्यूमर पे कर रहा है वो फार्मर के पास पहुंच रही है।
और बकरी के केस में वो 40% ही रह जाती है। जो मार्जिन है 30% जो डिफरेंट एग्रीगेटर्स उसको ले रहे हैं सर, वो भी किसान तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उनको बेनिफिट नहीं आएगा इसमें। इसलिए इस तरफ हमें थोड़ा सा देखने की सख्त आवश्यकता है। और गोट स्पेसिफिक जो सोसाइटीज हैं, ब्रीड स्पेसिफिक सोसाइटीज हैं, फॉडर बैंक्स हैं, मीट बैंक्स हैं, इनकी डेवलपमेंट की बहुत सख्त आवश्यकता है। वी कैन गो ऑन दैट एंड देन द ब्रीड रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज आल्सो। नेक्स्ट प्लीज। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एटलीस्ट हम लोग एक अच्छा गोट ब्रीडिंग न्यूक्लियस फार्म करें, जो नहीं है इनिशियली। वी कैन एटलीस्ट वी कैन आइडेंटिफाई फॉर द डिफरेंट ब्रीड्स। जो हमारे पास 6 और 7 ब्रीड्स हैं, उन्हीं का एक फार्म, बड़ा फार्म 1000 एनिमल्स का, 2000 एनिमल्स का वो खोला जाए, तो वो उससे ही हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ द हाई क्वालिटी जर्म प्लांट कैन बी मेड। एंड द अदर्स, जो कन्वर्जेंस ऑफ द डिफरेंट स्कीम्स व्हिच आर बीइंग गोइंग इनटू द बिहार स्टेट फॉर जीविका है लेडीज के लिए, या दूसरी कुछ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है दूसरी है, उन सबको भी इसके साथ कन्वर्ट करके गोट सेक्टर के साथ जोड़ के उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाए जाएं, उनको हम लोग साथ लेके चलें, देन इट कैन बी वंडरफुल थिंग। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिहार सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है, जो मुझे पता लगा और सारी चीज मैं देख रहा हूँ कि उसमें, पर लेकिन जो हाइजेनिक स्लाटरिंग ऑफ द एनिमल्स, दिस इज बीइंग स्टिल बीइंग लैकिंग। और जो हर दुकान पे स्लाटर हो रखा है, हर उस पे हो रहा है, इसमें एक थोड़ा सा हाइजेनिकली छोटे स्मॉल स्लाटर हाउस यूनिट्स भी एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। एंटीमार्टम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन शुड बी कैरिड आउट सो दैट जो कंज्यूमर है उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस मिले। इसमें चाहे तो एक मॉडल्स डेवलप किए थे कुछ हम लोगों के साथ मिलके उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में हम लोगों ने बकराओ एक ब्रांड के साथ एक मॉडल डेवलप किया था, जिसमें कि हम लोग गोट मीट के लिए कर रहे थे। तो सिमिलर मॉडल्स कैन बी डेवलप्ड ओवर हियर आल्सो एंड दैट कैन, उससे फार्मर्स को भी बेटर रिटर्न्स मिलेंगे और इट कैन गो ओवर हियर। जो क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, तो मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि बकरी तो सबसे ज्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट एनिमल्स है। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रह सकता है और -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रह सकता है। जो हाईएस्ट हॉट क्लाइमेट ऑफ द राजस्थान, कच्छ रीजन एंड इवन इट इज बीइंग अवेलेबल इन द लेह लद्दाख आल्सो। जितना ये रेसिस्टेंस इसमें है और किसी एनिमल में नहीं है। जो हम लोग अभी सिर्फ फोकस इसकी प्रोडक्टिविटी और जर्म प्लास्ट पे भी करते हैं, दैट इज आल्सो बीइंग गुड इनफ फॉर देयर। नेक्स्ट प्लीज। दूसरी चीज एक जो मुझे नेगेटिव लगती है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, चाहे छोटे फार्मर हैं, चाहे इवन मिडिल साइज फार्मर्स हैं जिनके पास 40 से 50 जानवर हैं, बट देयर इज नो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज बीइंग देयर। उनको पता ही लगता है कि कौन से जानवर का क्या पेडिग्री है, क्या उसमें रखने के लिए उसकी क्वालिटी पैरामीटर क्या है, वेदर आई शुड रिटेन इट और वेदर आई शुड सेल इट आउट और इसको स्लाटर के लिए भेजूं। वो हमारा लैकिंग है। एक डिजिटल जो इसका एक सिस्टम डेवलप किया जाए, रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम, की वो हर एक एटलीस्ट मिडल थोड़ा सा जो पढ़ने लायक है किसान उस तक पहुंच जाए, तो हम लोगों को एक हाई क्वालिटी जर्म प्लांट किसानों से मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें अभी जनरली बीइंग लैकिंग है। तो एफपीओज और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने की भी बहुत सख्त जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। हरीली विद इन 3 मिनट्स। जो हमारा इंस्टीट्यूट है CIRG है, ये 1976 में डेवलप हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारा इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि ब्रीड गोट के पूरी वैल्यू चेन पे काम कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारा एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी है, जिसके अंतर्गत हम लोग 24 ब्रीड पे काम करते हैं। हम लोग एक हमारा ICR का सेंटर है यहाँ पे पटना में, हम लोग वहाँ पे ब्लैक बंगाल पे भी काम कर रहे हैं और अभी हम लोग बासु यूनिवर्सिटी के साथ भी मिलकर चंपारण गोट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम लोग आपके यहाँ पे अवेलेबल है और हम लोग आपको हर संभव सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग हम लोग लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें हमने स्पेसिफिक मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। एटलीस्ट मैं ये चाहूंगा सर कि आप अपने वेटेरियंस को हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करवाइए। और उसको हम लोगों ने एक गोट वेट्स करके एक स्पेसिफिक मॉड्यूल डेवलप किया है, जिसमें गोट हेल्थ फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और उनको मिला के, तो वो जब तक हमारा वेटनेरियन नहीं ट्रेन होगा, दैट विल बी अ मास्टर ट्रेनर, दे कैन गो फर्दर नेक्स्ट फार्मर्स और जो उनके सब्सिडीज जितने भी हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत सारे सर हमने जो फार्मर ओरिएंटेड किट्स बनाई हुई हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं, जो हेल्थ कैलेंडर्स हैं और दूसरी चीजें हैं, ये भी किसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो हम लोग ये आप सबको उपलब्ध भी करा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत सारी एथनोवेटरी मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं जो कि मुझे लगता है कि गोट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट के पास लगभग 12 पेटेंट भी हैं और ये आप लोगों के लिए हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
स्पेशली फीड के ऊपर लो कॉस्ट राशन फार्मुलेशन, मोरिंगा बेस्ड फीडिंग सिस्टम्स और कैसे फैटनिंग राशन मीट से ज्यादा पैदा हो, उसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसके ऊपर भी आपकी सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे हमारा इंस्टीट्यूट लीडिंग है, जिसके ऊपर गोड सेक्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे रिलेवेंट और भी डेवलप किए। इसमें डॉक्टर रवि मेरे सहायता करेंगे बाद में। नेक्स्ट प्लीज। तो वैल्यू एडिशन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जब तक आपको वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो रिटर्न्स विल नॉट बी देयर। सो हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे मिल्क बेस्ड चीज वैरायटी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, और इसमें आप लोग एक ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग पे दे सकते हैं हम लोग उनको डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। मील के नेक्स्ट प्लीज। मीट के बहुत सारी वैरायटीज हैं, इवन सेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको रेफ्रिजरेशन में रखने की जरूरत नहीं है मीट प्रोडक्ट को, और उसको इवन मिल्क प्रोडक्ट को भी दे आर बीइंग स्टेबल एट ए रूम टेम्परेचर कंडीशन। नेक्स्ट प्लीज। तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी फार्मर तक अपनी इन्फॉर्मेशन लगातार पहुंचाते रहते हैं, सारे उनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारा जो पर्पज है कि साइंटिफिक गोट फार्मिंग की तरफ किसान बढ़े ताकि उनको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले। नेक्स्ट प्लीज। तो हम लोगों ने मल्टीप्लायर फ्लॉक स्कीम जो शुरू की है, इसका हमें बहुत बेनिफिट मिला है। तो इससे जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ द हाई क्वालिटी जर्मप्लाज्म इज पॉसिबल। ये हमारे पास इसका मॉडल अवेलेबल है। तो मैं ये चाहूंगा कि सर ये ऐसा मॉडल बिहार में भी रेप्लिकेट हो। इट हैज एन वंडरफुल रिजल्ट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। बरबरी, जमुनापारी, बीटल सभी के हम लोगों ने काम किया। नेक्स्ट प्लीज। सर ये देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द गोट सेक्टर इन बिहार, and not only 20,000 crore, it is a 25,000 crore rupees market in 2030 if we move into a properly strategic manner. And for the development of a proper road map, मैं बासु के साथ हम लोग के मिलके सर हम लोग इसको पूरा एक्शन प्लान बना के आपको दे सकते हैं, जिसमें सारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो रिक्वायरमेंट है आउटले है पूरा उसको कंप्लीट करेगा। जो आपने न्यूक्लियस मदर फार्म बना रहे हैं, बग फार्म बना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने उसके खर्चे आएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी एक्टिविटीज करने की जरूरत है, डिफरेंट एग्रोक्लिमेटिक जोन्स में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी गोट वहाँ के लिए बेहतर रहेगी, कौन सा वहाँ पे राशन फार्मुलेशन बेस्ट रहेगी, सभी कुछ हम लोग आपको न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजीज जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं ब्रीडिंग के, वो इवन स्लाटर पॉलिसी, हाउ वी कैन सेव अवर हाई क्वालिटी जर्मप्लाज्म, हाउ वी कैन मूव ऑन दैट, मार्केटिंग सिस्टम, डिजिटल गोट डाटा रिकॉर्डिंग सिस्टम, हम सभी चीजों पे आपके लिए काम कर सकते हैं सर। और आपके पास सबसे नजदीक में बासु अवेलेबल है, विच कैन बी ए पार्टनर, टेक्निकल पार्टनर टू अस, एंड वी कैन डेवलप ए properly future roadmap for the goat sector in Bihar, and which can lead to the goat sector development even up to 25,000 crore rupees in case of the 2030. So, and it can create an employment generation of almost 2 million annual, 320 millions per day if it is being implemented over here. This is a very wonderful which can be carry out in case of the Bihar sector. Yeah. Next please. Thank you very much sir. So आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्री मनीष शेखली, निदेशक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, निश्चित तौर पर हम सबको लाभ होगा। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं संबोधन के लिए श्री इंद्रजीत सिंह, माननीय कुलपति बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना महोदय, आपसे आग्रह है आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। एक कर्तव्य ध्वनि से स्वागत। मंत्री जी श्री सुरेश मेहता जी, सुरेंद्र मेहता जी, विभाग के सचिव श्री कपिल अशोक जी, माय फॉर्मर कुलीग और मेरे साथी डॉक्टर मनीष शेखली जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं, मंच पर आसीन विभाग के, नाबार्ड के और मंच के सामने अधिकारीगण, किसान भाइयों और पशु सखी दीदियों, ये एक बहुत ही सामयिक आज का ये वर्कशॉप है, क्योंकि जो बिहार सरकार की रोजगार सृजन की योजना है उसके अंदर पशुपालन बहुत ही अहम उसका हिस्सेदारी हो सकती है, और उसकी हिस्सेदारी उसको लाभप्रद बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी व्यवसाय किया जाए, चाहे खेती का है, फसल उत्पादन का है या पशुपालन का है, उसको यदि एक साइंटिफिक नजरिए से किया जाए, वैज्ञानिक नजरिए से किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ किया जाएगा, तभी वो आज के दिन लाभदायक है, अदरवाइज उसमें हानि ही हानि है किसान की।
इसके लिए डॉक्टर चक्की ने बड़ा अच्छा रोड मैप दिया, साथ में रिफ्लेक्ट भी किया कि किस प्रकार हमारी पॉपुलेशन है। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 103%, 105% हमारी स्लॉटर रेट है। यदि 15 करोड़ कितने 1.5 करोड़, हाँ 1.25 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा पशु हमारे सारे साल में कटते भी हैं, फिर भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? इसका केवल एक कारण है कि जो नस्ल हमारे पास है यहाँ, उसकी फिकलिटी बहुत अच्छी है। जितने वो कट रहे हैं उससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, क्योंकि एक बकरी, यहाँ की जो बकरी है ब्लैक बंगाल जो नस्ल है, उसके अंदर मल्टीपल बर्थ की क्षमता सबसे अधिक है। यहाँ एक बकरी 4-4, 5-5 बच्चे आम देती है, 3 तो कम से कम देती है। ये ब्लैक बंगाल की ब्यूटी है। सबसे हाईली फिकल्ड जो गोट की वैरायटी है पूरे वर्ल्ड में, उनमें से एक ब्लैक बंगाल है। इसी प्रकार एक सुंदरबन की नस्ल है भेड़ की, गैरोल, उसका भी पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है कि उसकी हाई फिकलिटी है। उसके बेसिस पे CSWI सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अविशान नाम की ब्रीड तैयार की है, जिसके अंदर वो उसके जीन्स को उन्होंने डाला गया है। तो इसलिए हमारे को आवश्यकता है कि हम अपनी ब्रीड का, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, पहली चीज है रिकॉर्डिंग। जब तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमको ये नहीं मालूम हुआ कि कौन सी गोट ने अपने लास्ट प्रसव काल में कितने बच्चे दिए। हमें वो गोट आइडेंटिफाई करनी जो 4 बच्चे 5 बच्चे देती हो, और उनका आइडेंटिफिकेशन करना है। ये बहुत जरूरी है कि वो एनिमल आइडेंटिफाइड हो, कान में नंबर हो उसके। ये नहीं कि जिस तरह दूध का पहले होता था कि उसकी राधा ने इतना दूध दे दिया, उसकी लक्ष्मी ने इतना दूध दिया, भैंस ने, गाय ने, वो नाम होते थे। नाम तो हर आदमी बदल सकता है, उसकी कोई परमानेंट पहचान नहीं होती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 डिजिट का पशु आधार चालू किया था, वो हर पशु पर हो, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो बकरी का यदि आप हम बिहार के अंदर इसको उत्थान करना है इसका, तो पहली चीज है पशुओं का आइडेंटिफिकेशन हो। एटलीस्ट जो ब्रीडर के न्यूक्लियस फार्म है वहां पर हर पशु का आइडेंटिफिकेशन हो, और उनकी रिकॉर्डिंग हो कि उसने कितने बच्चे दिए, साल में कितनी बार बच्चे दिए, या 2 साल में कितनी बार बच्चे दिए, और उनका सर्वाइवल कितना है। बच्चे देना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे और अधिक इंपॉर्टेंट है कि कितने बच्चे वीनिंग होते हैं, कितने बच्चे जिंदा रहते हैं जब वो दूध देना बंद कर देती है, तो अपने इंडिपेंडेंटली वो सर्वाइव कर सकते हैं। दैट इज द सक्सेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस चीज को हमें रिकॉर्डिंग करने की बहुत आवश्यकता है कि एनिमल आइडेंटिफाई किए जाए, और उनमें से जो मेल पैदा होंगे वो हम बाकी किसानों को बांटें, क्योंकि उनके अंदर वो जीन होता है मल्टीपल बर्थ वाला। वो यदि 4 बच्चे वाली किसी गोट का आपके पास मेमना है, और उसका यदि हमने नर भी ऐसे बकरी फार्म से लिया था जिसमें 4-4 बच्चे बकरियां दे रही थी, तो आने वाली जो बकरियां होंगी वो भी 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे देंगी, क्योंकि उनके अंदर वो जीन फिक्स हो जाते हैं। 2-4 जनरेशन के बाद में वो जीन फिक्स हो जाते हैं। तो ये तभी होगा जब हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो न्यूक्लियस हर्ट्स बनाना ब्रीड के, और खासतौर पे जो हमारी ब्रीड है जो ब्लैक बंगाल है, जो इस नेटिव एरिया की है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु ने बहुत अच्छा दिया, हमको 9 नदियां दी। उन नदियों के आसपास कितना एरिया है जो कभी फ्लडिंग भी होती है, कभी उसके अंदर बहुत अच्छी चारागाह भी बन जाती है। तो किसान अपने पशु को फ्री एक तरह से रख रखाव कर सकता है, परंतु उसके साथ साथ जो पैरासिटिक लोड है वो भी अधिक होता है। जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं जो मच्छरों से, मक्खियों से होती हैं, वो भी अधिक होती है। पानी जहाँ ठहरता है वहाँ पर इस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं। और इस जो स्नेल होती है उसके अंदर और काफी तरह के पैरासाइट होते हैं जो कि घास के ऊपर अपने अंडे दे देते हैं और फिर वो पशुओं के शरीर में चले जाते हैं, और आंतरिक जो कीड़े होते हैं पेट वाले वो पनपते हैं। तो ये हमको आवश्यक है कि हम किसान को जागरूक करें कि उनकी डीवर्मिंग टाइम पे करें, तभी उनका सर्वाइवल होगा, तभी वो एटीएम बनेंगे। अदरवाइज वो बीमारी में जब मरने लगती हैं, और खासतौर पे पीपीआर की ऐसी बीमारी है, जब मरने लगती है तो किसान जिसके पास 100 बकरियों का झुंड है वो लगभग आधा रह जाता है। उसके बाद समझ में आती है तब तक आधी बकरियां मर ली होती है।
भारत सरकार ने इसके अंदर LSDCP के अंदर एक फ्री वैक्सीनेशन का प्रावधान है, तो वो इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है। एक अभी कल डॉक्टर संतोष थे, डॉक्टर साहब के साथ मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया कि हम कृत्रिम गर्भाधान का एक केंद्र खोलने जा रहे हैं, गोट की सीमन फ्रीजिंग का। सीमन फ्रीजिंग की बजाय मैं मानता हूं कि जो न्यूक्लियस फार्म है उनसे नेचुरल मेटिंग के लिए मेल दें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि AI के अंदर एक कई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मनुष्य के ऊपर आ जाती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कब वो बकरी हीट में है वो पहचान करना, फिर राइट टाइम के ऊपर इंसेमिनेशन करना, जो सीमन है वो जिंदा भी हो, अच्छी क्वालिटी का हो, वो भी जरूरी है। और इसका महत्व तभी है AI का जब हमारे पास अच्छे आइडेंटिफाइड बक्स हो, जो मेल है वो अच्छे आइडेंटिफाइड है, तभी उनका प्रोपोगेशन करने का मजा है। यदि सिंपल किसी भी मेल को करके हम सीमन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को डाउन कर रहे हैं। तो उस AI को छोड़ के हमको आज जो नई AI आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि विभिन्न प्रदेशों के वेटरनरी डॉक्टर्स के ये प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। हमने भी देखा पंजाब के अंदर जब हम कुछ प्रॉब्लम आई गोट के अंदर, पिग्स के अंदर, तो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स को इनके बीमारियों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हमने स्पेशल वेबिनार्स किए उनके लिए और उनको वो दिया। परंतु आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि आप अपने हाथ में मोबाइल लेके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो किस प्रकार की डिजीज एनिमल को है ये, और उसका वो आपको डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक देता है और केवल हिस्ट्री के ऊपर वो देता है। जो मेरे को पता है डायग्नोस्टिक तो हमारी फील्ड में लगभग 0 बराबर है। तो आज के दिन ये आपको अपनी क्लिनिकल कॉम्पिटेंस को, जो डॉक्टर है उनसे मैं अर्ज करता हूँ कि अपनी क्लिनिकल कॉम्पिटेंस को और बढ़ाने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सहायता लेने में झिझक नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर विभाग में भी कार्य करना चाहिए, ताकि दूर बैठे जो हमारे किसान हैं, जो पशुपालक हैं और जो डॉक्टर हैं, सबका एक तरह से हैंड होल्डिंग हो सके। गोट की वैल्यू की यदि बात करें तो इसका जो दूध है वो केवल इसके डेंगू के टाइम 2800 रुपये किलो बिकता है एम्स दिल्ली के बाहर, परंतु इसका जो चीज है वो भी 4000 रुपये किलो से कम कभी भी नहीं बिकता। 4 से 6000 रुपये किलो गोट की चीज की वैल्यू होती है, जो कि लगभग जितने भी चीज है उनमें सबसे अधिक वैल्यू वाला चीज है। तो इसका और जो यहाँ का जो मीट है अपनी लोकल ब्रीड्स का, कल डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, एक सबसे अच्छा यदि ग्रोथ रेट हम देखें तो वो एक साउथ अफ्रीकन ब्रीड है बोर गोट। बोर गोट का डेली वेट गेन लगभग 200 ग्राम तक होता है, तो उसकी जो फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी वो अच्छी आती है। पर डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया, ये मीट साइंस के आदमी है, कि उसकी मीट की टेंडरनेस वो नहीं है जो हमारी गोट की है। और हमारे जो सिटीजन है, हमारी जो पब्लिक है, उसको जो बिरयानी चाहिए वो हमारी वाली गोट के मीट की उनका टेस्ट है। यदि हम दूसरी ब्रीड का मीट लेंगे तो उसके अंदर वो बिरयानी के अंदर वो चीज नहीं आती। तो ये हमारी ताकत है। और जो दूध है उसमें भी वो ताकत तब आती है बीमारियों से लड़ने की, जब गोट अपने आप ग्रेजिंग करती है। क्योंकि गोट का आपने खाने का तरीका देखा होगा, वो बहुत ही सिलेक्टिव ईटर है। वो ग्रेजिंग बड़ी सिलेक्टिव करती है, जड़ी बूटियों को ढूंढ ढूंढ के खाती है। उस गोट के मिल्क के अंदर वो तत्व होते हैं जिनके अंदर रोधक क्षमता होती है। यदि हम स्टाल फीडिंग करते हैं तो हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि उसके दूध में भी वही क्षमता होगी। ठीक है, दूध का नेचर तो अलग होगा, उसके जो फैट ग्लोब्यूल्स का साइज है वो बड़ा वेल डिस्पर्स्ड होता है, परंतु उसकी जो गुणवत्ता है, जो न्यूट्रास्यूटिकल उसकी वैल्यू है, वो तभी आती है जब हम उसको फुल ग्रेजिंग कर रहे हैं, और वो हमारे अंदर ताकत है। यदि हम मधुमक्खी पालने वालों से बात करते हैं तो यहाँ का जो शहद है वो पूरे देश में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत कम है, केमिकल्स का प्रयोग बहुत कम है। तो हमारे पुरानी जो छोटी मक्खियाँ थी वो भी है, नई मक्खी पालन जो कर रहे हैं लोग, जो इटालियन मक्खी के साथ, वो भी है। तो हमारे शहद की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। उसी प्रकार हमारे मीट, जो गोट का मीट है और गोट का जो दूध है, उसका रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। हमें ये मालूम हो कि हमारी गोट कितना दूध दे रही है, उसके लिए हमें मेले लगाने पड़ेंगे। मैं
पीछे 6 तारीख को पंजाब के एक शहर में था, वहां पर एक मेला लगा था, प्रोग्रेसिव लाइवस्टॉक फार्मर्स एसोसिएशन। वहां पर एक गाय ने 91 किलो 700 ग्राम दूध दिया एक दिन के अंदर। मैं दोपहर को वहां था, तब तक वो 60 किलो दे चुकी थी और शाम का मिल्किंग उसी दिन का तीसरा टाइम का मिल्किंग बाकी था। शाम को फोन आया कि 91 किलो 700 ग्राम का पूरा इंडिया का नया रिकॉर्ड बना है। तो ये वहां पर गोट, मैंने उनसे पूछा गोट की भी चुवाई कर रहे हैं क्या, तो गोट का भी चुवाई हुआ, दूध निकाला गया और गोट भी 5 किलो से ऊपर की वहां आइडेंटिफाई की। हमारी यूनिवर्सिटी में जब हमने गोट का मिल्क रिकॉर्डिंग शुरू किया था पंजाब में, वहां भी हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर हमको भी नहीं पता था कि हमारे पास जो एनिमल है वो 5 किलो से ज्यादा दूध देने वाली क्षमता है उनके अंदर। वो जब हमने रिकॉर्डिंग शुरू किया तभी हमें पता चला और उसके बाद उनको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे सभी से, किसानों से, दीदियों से और खासतौर पर वेटनेरियन से आग्रह है कि आप अपने एरिया में किसानों को ये जागरूक करिए कि वो अपने एनिमल का रिकॉर्ड रखें, उसके कितने बच्चे हुए हैं, बच्चे कितने सर्वाइव किए हैं, और हो सके तो 10 दिन के अंदर एक दिन बच्चों को बोतल से दूध पिलाएं और दूध का रिकॉर्ड करके, ताकि ये भी पता चले हमको कि उसकी क्षमता 3 बच्चे पालने की है, 4 बच्चे पालने की है, 5 बच्चे पालने की है। और नहीं है तो चाहे हम गाय का दूध 100 ग्राम 200 ग्राम मोल लेके वो बच्चा दूध को वैल्यू एडिशन करेगा। वैल्यू एडिशन है, यदि हम उस दूध कितना ले रहे हैं तो उसमें हमारा बच्चा कितने का तैयार होगा है। यदि हम 1000 रुपए का दूध पिला के 2000 का बच्चा तैयार कर रहे हैं तो भी हमारा दुगना फायदा होगा। तो इस चीज के ये इकोनॉमिक्स है, ये आपने समझानी पड़ेगी किसानों को। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में जिस तरह सरकार के जो प्रयत्न है इस क्षेत्र के अंदर, इसके सकारात्मक रिजल्ट हमारे सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम जानकारियां दी। एक बार पुनः हम लोग स्वागत करें इस तमाम बातों का और इसके लाभ उठाएं। और अब मैं जिस व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा विभाग इस वक्त चल रहा है, और व्यक्तिगत तौर पर चाहे वह जिला पदाधिकारी हो, लेकिन जब भी मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं तो मेरे जेहन में कुछ वर्ष पूर्व एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व, एक बहुत अच्छे एथलीट, एक बहुत अच्छे खिलाड़ी का नाम आता है। और पटना नगर निगम के इस विशेष प्रतियोगिता में सर ने 10-12 किलोमीटर दौड़ कर प्रथम स्थान पाने विजेता होने का गौरव प्राप्त किया था। मैं बात कर रहा हूँ श्री शिशक कपिल अशोक, सचिव डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग। सर बहुत अच्छे एथलीट भी हैं, कर्मठ व्यक्तित्व हैं और जिनके मार्गदर्शन में यह विभाग इस वक्त चल रहा है। महोदय आपसे आग्रह है आप हमें संबोधित करने की कृपा करें और हम सब कर्तव्य ध्वनि से एक बार सत्य दें। धन्यवाद। आज मंचासी डेयरी मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित, जिनको पूरे भारत में नहीं विश्व में जाना जाता है मुर्रा मैन के तौर पर, हमारे आदरणीय वाइस चांसलर बासु, मथुरा से आप सभी ने श्री राधे राधे का जयघोष किया। यहाँ पे उपस्थित डायरेक्टर बोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ICR श्री मनीष जी, महाप्रबंधक नाबार्ड अजय जी, उज्जवल जी निदेशक पशु पालन, जॉइंट सेक्रेटरी उप सचिव, मेरे सभी साथी जो डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं, जीविका की दीदियाँ है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। देखिए गोट जो है, जैसे यहाँ पे मंचासी जो विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया कि एक तरीके से ATM है और उस ATM को एक्चुअल में ATM में कन्वर्ट करने की जिम्मेवारी जो होती है वो माननीय मंत्री और विभाग के सचिव इन दोनों की होती है। क्योंकि ज्यादा विषय या ज्यादा चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम लोगों का दायित्व है कि डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो प्रस्ताव अभी
डायरेक्टर मनीष जी ने यहाँ पे दिए कि एक तरीके से जो है बासु एक रिसोर्स थिंक टैंक करके तो यहाँ पे हो सकता है, या मथुरा की हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे साथ हो सकता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वी आर वेलकम टू दैट सजेशन। विद इन 7 days अगर आप एक्शन, देखो हम गवर्नमेंट जो है एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, पीपल्स मैंडेट इज मोर इम्पोर्टेंट, और हर साल हमारी प्रायोरिटी चेंज होती है और मेरे डॉक्टर लोगों की भी प्रायोरिटी चेंज होती है। सिर्फ पीपीआर यहाँ पे उनको डील नहीं करना है, इनको तो गाय से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र को देखना है, इनको फिशरी को भी देखना है, तो सारे क्षेत्र को देखना है। तो टाइम इज वेरी क्रूशियल फॉर अस, टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल रिसोर्सेज। अगर आप हमको 7 दिन में देंगे तो निश्चित हम लोग जो है इस पे काम करेंगे और एक रिजल्ट देंगे, क्योंकि एमडी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नहीं है। जो सुझाव आप लोगों ने हमको दिए थे, तो सबसे पहले जो गोट मिल्क जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 40% जो है, ओनली 40% जो है प्रॉफिट जाता है, ट्रांसफर होता है जो फार्मर है उसको, इन केस ऑफ गोट। इन केस ऑफ डेयरी इट इज अराउंड 70%, बिकॉज ओनली द कोऑपरेटिव सेक्टर उसको हेल्प करता है। तो हमने निर्णय लिया है कि गोट का भी दूध हम जो है ना सुधा के मार्फत हम बेचेंगे, लेकिन उसकी एक सप्लाई चेन हमको बनानी पड़ेगी। तो वो सप्लाई चेन बनाने के लिए हमारे जो गोट विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं हर जिले से, तो ये लोग उसमें काम करेंगे। गोट फेडरेशन हमारा लास्ट स्टेज में है, बस जो हमारे विद्वान महाधिवक्ता है उनसे एक हमारा विमर्श है, वो विमर्श मेरा आज नहीं तो कल हो जाएगा, देन विल मूव इनटू द कैबिनेट। एंड ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डेयरी सेक्टर में मूव की है, क्योंकि ये व्यासपीठ मैं मानता हूं कि मेरे साथियों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मत्स्य सेक्टर में भी जो है फ्रेश कैश नाम का ब्रांड ला रहे हैं, जैसे सुधा का रिटेल आउटलेट आप देख रहे हैं, तो ऑलरेडी वो जो है हम लोगों का कैबिनेट जैसे ही हो जाएगा, पहले या दूसरे कैबिनेट में हमारा अप्रूव हो जाएगा, टेंडर फ्लोट करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। एक चीज जरूर बताई कि ब्लैक बंगाल और जो चंपारण मीट, 2 तरीके के उन्होंने बताया, तो आरा गोट और चंपारण गोट, जिसको शाहबादी आरा वालों को बोलते हैं। तो चंपारण वाले के लिए भी जो है, क्योंकि बहुत अनहाइजेनिक तरीके से ये बिक्री की जा रही है, और क्योंकि संगठन की ताकत मेरे किसानों के पास नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर 90% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो उनके लिए भी जो है हम बीड करेंगे, और वो भी 1 महीने के अंदर ही करेंगे। तो शॉप्स जो है, शॉप्स हम स्टार्ट करेंगे नगर निगम क्षेत्र से, कॉर्पोरेशन साइड से, पटना से स्टार्ट करेंगे, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, इस तरीके के जो बड़े शहर है उनसे हम स्टार्ट करेंगे। और जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने जो बताया कि टेंडरनेस जो है हम लोगों के मीट की जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा इसको वैल्यू देती है। चंपारण मीट फेमस क्यों है? उसका एक टेस्ट और टेंडरनेस, ये 2 चीजें हैं, इसके लिए वो ज्यादा फेमस है। तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे। तो अभी 2-3 चीजें क्या है कि हम लोगों को इवेल्युएट करना पड़ेगा। साइंटिस्ट आर डूइंग देयर जॉब, यूनिवर्सिटी इज डूइंग देयर जॉब। तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, हमारा जॉब यह है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी बना के उसको इम्प्लीमेंट करना। तो मीट इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये तभी सस्टेन कर पाएगा जो अदर चीजें जो उन्होंने बताई है उस पर हम लोग काम करें। ब्रीड इंप्रूवमेंट पॉलिसी, इसमें 2 विचार आए। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का करना था कि वो नेचुरल मेटिंग से जो है हमको ज्यादा बेटर रिजल्ट आ जाएगा, एंड आई एम एग्री विद दैट, क्योंकि एआई का सब लोगों को जो है वो नॉलेज नहीं है कि व्हेन द एनिमल इज इन हीट उसको राइट पोजीशन कैसे करना है, वेदर दैट सीमेन इज एक्टिव और नॉट, लाइव और नॉट, ये सारी चीजें हैं। उसके ट्रांसपोर्ट के इश्यूज है, और जो मेल है उसका जो बकरा है वो अच्छा मिलना, ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। मैं पूर्णिया सीमेंट सेंटर का जब स्टडी करता हूं तो मैं अभी देख रहा हूं कि जो बुल्स है हमारे, तो वहां पे बुल्स के जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश बनती है। तो निश्चित जो है नेचुरल मेटिंग के लिए जो है हम इस पे काम करेंगे। गोपालगंज में वाइस चांसलर साहब का भी है, कॉलेज का एक प्रस्ताव है, तो उसी के साथ जो है निश्चित हम लोग जो है उसको फार्म ये करेंगे। हिपर रेयरिंग फार्म हम मुंगेर में ये कर रहे हैं, तो गोट का भी हम एक जो है फार्म उसमें प्रस्तावित कर देंगे, सो दैट कि वो हो जाएगा। एंड एआई को भी ऑप्शन हम रखेंगे ब्रीड इंप्रूवमेंट पॉलिसी में, गोट के एआई का ऑप्शन हम इसमें जरूर रखेंगे। जो वेट्स की बात है, गोट वेट्स, जो ये बहुत आवश्यक है कि हर चीज में स्पेशलाइजेशन आ गया है।
जैसे ह्यूमंस में हम लोग हर फील्ड में है, न्यूरो साइंटिस्ट है, आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, कार्डियक स्पेशलिस्ट है, वैसे उसी तरह एनिमल्स में भी स्पेशलिस्ट का अब एज आ गया है और युग आ गया है। तो गोट जो हमारे वेट्स है उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। स्पेशल ट्रेनिंग मथुरा से जो है हम निश्चित करेंगे और उनको जो है एज अ गोट स्पेशलिस्ट प्रत्येक जिले में कैसे है, स्पेशली वो 10 जिले जहाँ पे जो ज्यादा संख्या भी है, हमारे पॉपुलेशन भी है और किसानों की संख्या भी है। एक तो है गोट पॉपुलेशन, दूसरा किसान जिससे जुड़े हुए हैं वो, तो उनको हम जो है उसमें एंगेज करेंगे। और हर घर बकरी, क्योंकि हमारे यहाँ हर घर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिहार व्हेनेवर प्लान्स की वो तो है, मतलब हर घर, जैसे अब हर गांव में जो है डीसीएस बनेगा, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो लगभग 45,000 गांव है, तो अभी 24,000 गांव में हम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। हर पंचायत में सुधा का बिक्री केंद्र, 8,053 पंचायत में हम सुधा का बिक्री केंद्र अभी खोलेंगे। उसी तरह ये नारा भी हमको थोड़ा सा कैची लगा, हर घर बकरी, जो एटलीस्ट जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जीविका दीदी के माध्यम से जो महिला रोजगार योजना है, हम लोग 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। तो इस 10,000 रुपए को फिर जो है 2 लाख तक हम लोगों को ले जाना है। तो ये एक स्कीम हो सकती है, लेकिन इसको क्रियान्वित करने का क्योंकि बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं हम लोगों के, तो उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको ये करेंगे। लेकिन निश्चित पायलट बेसिस पे या आर्थिक कोई निकष लगा के जो है हम इस पे काम कर सकते हैं। पीपीआर फ्री बिहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। LHDCP के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन हम इस पे वाइस चांसलर साहब को बताना चाहेंगे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। गोट पॉक्स वैक्सीन वगैरह ये सब प्रोक्योर कर रहे हैं, जो डिले था उसके कारण आइडेंटिफाई करके जो है उसको रिड्रेस कर रहे हैं ताकि ये चीजें रिपीट नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोताही थी और हम इसको सुधारेंगे। उत्तराखंड का जो बकराहो वाला जो बात कहा डायरेक्टर साहब आपने, तो वो निश्चित हम उसका भी स्टडी करेंगे कि कैसे उसको हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं या उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस हम ले सकते हैं। ये चीज हमको बहुत एक अपीलिंग लगा, मोज़रेला चीज आई थी ना, उसका नाम क्या है? शेवरा चीज, लेकिन उसमें कुछ तो एम से मोज़रेला चीज लिखे है उसमें। हाँ, मैंने वो देखा था। तो वो चीज भी जो है उसका जो, क्योंकि वैल्यू एडिशन जो है काफी ज्यादा है, 4,000 के करीब आप जो बता रहे थे, तो हमको बहुत अपीलिंग लगा। दूध के साथ जो है ना, इसको हम कैसे कैच कर सकते हैं वो भी हम इस पे वर्क करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे उपस्थित है। इस सेक्टर में निश्चित ही बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और जैसे बताया गया कि लगभग 27 लाख फार्मर्स बिहार के सीधे जुड़े हुए हैं। और ये फार्मर्स देखिए कहीं ना कहीं 2 तरीके के, एक तो स्मॉल एंड मार्जिनल और महिला फार्मर, मतलब ये दोनों गोल जो है बिहार के जो अभी पहले कैबिनेट में जो निर्णय हुआ था, वो महिलाओं को जो हमको सशक्त बनाना है। अगर हम गोट पे ध्यान दे देंगे, गोटरी का एक व्यवसाय हम प्रमोट करेंगे, तो निश्चित वो महिलाओं का विकास जो है इससे हमारा हो जाएगा। मैं पुनः एक बार जो है यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी लोग आए हैं, हमारे माननीय मंत्री जी, क्योंकि इनके ही नियंत्रण में, इनके ही मार्गदर्शन में ये सारे कार्यक्रम जो है क्रियान्वित किए जाते हैं और सरकार का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च स्थान पे वही करते हैं। और एजुकेशन सेक्टर में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर बासु, डायरेक्टर जो है हमारे मथुरा गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को जो है यहाँ पे जो मंथन हुआ है, उस मंथन के आलोक में कैसे हम जो है अच्छा काम कर सकते हैं। देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि देयर विल नॉट बी एनी सरकारी स्कीम, हर बार कोई सरकारी स्कीम होगी जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप गांव में जाते हैं या आपके संपर्क में कोई आता है, तो इनको आप निश्चित जो है अच्छे तरीके से मार्गदर्शन भी करेंगे, तो भी उनके जीवन में अंतर आ सकता है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने प्रारंभ में ही कहा था सर, इम्प्लीमेंट करने में और लगातार किसी कार्य को प्रगतिशील करने में एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व है। मैं चाहूँगा सचिव सर के लिए एक बार हम सब लोग जोरदार अभिनंदन करें। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा विभाग चल रहा है, जिनके मार्गदर्शन में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में दिखते तो बहुत सहज हैं
लेकिन काम बहुत बहुत ढेर सारे करते हैं। और जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आप महादेव के भक्त हैं, तो महादेव जिस प्रकार से सहज और सरल होते हैं लेकिन देवों के देव हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ उस शानदार व्यक्तित्व को, और हम सब चाहेंगे कि कर्तव्य ध्वनि से आमंत्रित करें माननीय मंत्री डेयरी मत्स्य एवं पशुधन विभाग बिहार सरकार आदरणीय श्री सुरेंद्र मेहता जी। महोदय आपसे आग्रह है आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए ना। आज डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के द्वारा बकरी पालन पर एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित डेयरी मत्स्य पशु संसाधन विभाग के सचिव श्री शिक्षक कबीर अशोक साहब, लाइव चल रहा है, साइड हो जाइए ना। श्री हिमांशु शर्मा जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका, श्री उज्जवल कुमार सिंह जी, निदेशक पशुपालन, श्री इंद्रजीत सिंह जी, माननीय कुलपति बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, श्रीमती गीता सिंह, विशेष सचिव डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्री समीर कुमार सौरभ जी, प्रबंध निदेशक कम्प्लेक्स, डॉक्टर मनीष जेटली जी, नहीं ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक केंद्रीय है। बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, श्री अजय साहू, महाप्रबंधक नवाज, आप बकरी पालक किसान बहनों भाइयों, हमारे सभी पदाधिकारीगण, आज आप सुन रहे कि बकरी पालन की संभावना के सवाल पर ये बिहार बकरी पालन के लिए कितना अनुकूल है। उस तापमान में भी वो चलायमान है, निम्न तापमान में भी चलायमान है, और आसानी से बिहार में असीम संभावना और उसको पालने में गरीब गुरबा को रियायत दी जा रही है। बिहार सरकार की समझ है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग, ये गरीब गुरबा समाज, उसकी आमदनी कैसे बढ़े, वो हमारे देश के विकास में उसका हिस्सेदारी कैसे मजबूत हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और बड़े पैमाने पर हमारे विभाग के सचिव बैठे हुए, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति जी आपके बीच हैं। जब कभी भी थोड़ा समय मिल जाता है तो हम सीधे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ चले जाते हैं, तो बराबर बकरी गाय इन तमाम चीज़ों पर एक सेमिनार करके और बड़े पैमाने पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि इस काम में वो सफलता हासिल करे। उसी तरह ये बकरी पालन सही माने में हम लोग गांव देहात से और वहाँ लोग इस बकरी पालन को, बकरी को गरीब का एटीएम का, और गरीब को जब कभी भी जरूरत पड़े तो उसको बैंक एटीएम नहीं जाना, उसके पास खुद एटीएम, जब चाहे जहां चाहे तब उसको भरा, लेने वालों को कमी है नहीं। तो इस तरह से गरीब के जीवन में कैसे आमूल चूल परिवर्तन हो, गरीब का विकास कैसे हो, इसकी तैयारी में सरकार मुझसे अभी सुन रहे थे, हमारे कह रहे कि हम हर गरीब को के घर पर एक एक बकरी को पहुंचा दें।
सरकार की समझ है कि गरीब आगे बढ़े थोड़ा पीछे हो जाइए ना, पीछे हो के लिए और बकरी पालन में समान समाज से जो आते हैं 7% तक उसको अनुदान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा समाज 90% तक उसको अनुदान दिया जाता है ताकि ये अपना काम कर सके। जीविका दीदी गांव देहात काफी सहयोगी और उसके द्वारा सरकार विकास के बहुत सारे काम को करवाए जा रहे हैं, हो रहा है। सब आप तमाम बहनों भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप बकरी पालन के क्षेत्र में और इस तरह से जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इस तरह से प्रशिक्षित लोगों को किया जाए, तो इसके लिए इसका लाभ आप तक कैसे उठे। और हमारे डायरेक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि बिहार सरकार क्या करने की जा रही है। बिहार सरकार सभी गांव के अंदर बैंक, सहकारी बैंक का शाखा खोलने की जा रही है और सहकारी बैंक में जो गरीब का वो एटीएम जो है, जो वो एटीएम आपके पास है, उस एटीएम को सरकार के एटीएम में कैसे हम लोग समाहित कर देंगे, कैसे हमारा गरीब, ऐसे आपका जो अपना एटीएम, गरीब का जो अपना एटीएम है वो तो वहाँ भजाता है, खर्चा कर देता। सरकार की समझ है कि अब इस एटीएम को सरकार के एटीएम में ट्रांसफर कैसे कर दिया जाए ताकि उसकी जो आमदनी है, उसका जो पैसा है, उसमें कैसे सुरक्षित रहे ताकि आने वाले दिनों में वो और बड़ा काम कर सके। सरकार ने आपने देखा 10,000 रुपया हर घर में एक महिला को रोजगार देने की बात, 10,000 रुपया पुनः सरकार मन बना चुकी है कि हम गरीब को 2 लाख रुपया फिर कैसे दें, उसके रोजगार का मूल्यांकन करके उसका रोजगार कैसे बढ़े, इसकी तैयारी में सरकार आपसे भी आग्रह, इसका लाभ तो लगता हमारे जिलाधिकारी आपको बता रहे हैं। ये दूध, बकरी का दूध लगता है वो हमारे देहात में वो भगवान का प्रसाद हो गया, मिलता नहीं। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि इस दूध को बकरी पालिएगा तब दूध वहाँ उत्पादन, और उस दूध को जो हर पंचायत के अंतर्गत वो खुलने वाला है दूध समिति, जिसमें वो दुकान सुधा केंद्र जो बनेगा, वो बकरी के दूध को भी कैसे वहाँ सुरक्षित रखा जाए ताकि उसका इस्तेमाल जो रोग रोधक क्षमता उसमें है उसका इस्तेमाल वहाँ कैसे हो। तो फिर आप सोच सकते हैं कि उसका बता रहे थे 2700-2800 रुपये किलो गांव देहात में उसकी कीमत, आपके दूध का भी उतना कीमत, गाय के दूध का कीमत गांव में 50 रुपये लीटर और बकरी के दूध का कीमत आप सोच सकते हैं कितना है। तो आपके दूध को भी कैसे सुरक्षित रखा जाए इस दौर में, इसकी तैयारी सरकार की तरफ से। और बकरी पालन के द्वारा जब वहाँ लोग एक डेंगू हो जाता है तो एक तरह के बीमारी में उसका इस्तेमाल हो जाता है और उसको खोजना पड़ता है दूध। अभी जब 10 साल के थे तो डॉक्टर बताया, जब बीमार पड़े तो डॉक्टर बताया कि इसको बकरी का दूध पिलाओ। अब बकरी का दूध लेने के लिए रोज खोजना पड़ता है कहाँ से आएगा। गरीब परिवार में तो आते थे, तो कहा गया कि वो बकरी लेने कल्याण ताकि रोज दूध उससे मिल सके। संजोग ऐसा हुआ ये वो देहात में चलता है, गाय भैंस बकरी पोसियां लगता है। एक हमारे यहाँ अफजान साहब थे, उससे बकरी हम पोसियां ले ली, उससे दूध का रोज जो डॉक्टर बताया था उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन संजोग ऐसा था कि गांव देहात में बकरी जो चराया जाता है, उसको खाने के लिए छोड़ा जाता है। डॉक्टर साहब बता रहे संजय साहब कि जब चरेगा अपने मन के मुताबिक जब वो चारा करेगी तब उसमें अच्छा दूध मिलेगा। तो गांव देहात में बड़ा बड़ा रस्सी लगा दिया जाता है, बकरी बड़ा बड़ा रस्सी में बांध करके उसको
अपने से चढ़ता चारा खाती, तो उस वक्त हम भी अपने बकरी को बड़का रास्ता में लगा करके, और वो गाछी उसी होता है वृक्ष वहीं जाके बांध दिए, चले गए स्कूल। आज स्कूल से आए तो पता लगा कि गिदड़ बकरी को खा गया। अब बड़ा परेशानी हो गया, काफी रोए थे, अब कौन पोसियां हमको देगा, कहेगा इसका बकरी खाइए जाता है, गिदड़ पोसियां कौन देगा। तो इस तरह से उस दूध के लिए इस तरह से लोग बकरी को वहाँ पालते हैं। मांस के सवाल पर जानबे करते हैं, एटीएम तो इसीलिए कहा जाता है कि बकरी के मांस के लिए वहाँ लोग बकरी का मांस बेचने वाला रोज खोज रहा है। कोई मोटरसाइकिल से ले जा रहा है, कोई कंधा पे लाद के ले जा रहा है। इसलिए वो गरीब का वास्तव में एटीएम है। और हम आप तमाम बकरी पालक किसान बहनों भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार आपके पीछे खड़ा है, सरकार आपके लिए काफ़ी अनुदान दे रही है, सरकार आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए काफ़ी मुस्तैदी से खड़ा है। और भारत सरकार और बिहार सरकार काफ़ी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। और बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और देश के मुखिया आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी योजना बना चुकी है। कैसे हम गरीब को ऊंचा उठाए, गरीब का विकास हो, गरीब का बाल बच्चा कैसे पढ़े लिखे, गरीब के बाल बच्चा को ही कैसे हम आगे बढ़ावे, इसके लिए सरकार मुस्तैद है। सरकार आपके लिए आपके द्वार खड़ा है। इसलिए पुनः इस आशा और विश्वास के साथ कि आप इसका लाभ उठाने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से हम तमाम गरीबों तमाम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। और इससे ये हमारा एक विकसित भारत बनेगा, विकसित बिहार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री महोदय ने बहुत सहज ढंग से गांव की बात कह दी, सहजता इनमें कूट कूट कर भरी है आपने। तो एक बार तालियां हम लोग बिल्कुल बजाएं। और इससे पहले कि ये हमारा प्रथम सेशन था उद्घाटन सत्र का, इसके बाद टेक्निकल सेशन शुरू होना है और बीच में 10 मिनट का टी सेशन है। इसके बाद टेक्निकल सेशन और फिर अंत में जो लास्ट में हम लंच के साथ वापस लौटेंगे अच्छे बातों के साथ। लेकिन उसके पहले हम मंच पर से विदा करें। मथुरा से हमारे बीच श्री मनीष चेतली जी आए हुए हैं और प्रत्येक जो मंचासीन व्यक्तित्व है उनके लिए राधे कृष्ण का वो आशीर्वाद भी लेकर आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि समर्पित करें। सचिव महोदय हैं, निदेशक महोदय हैं, सभी को तालियां बजे। ये सौभाग्य है, मथुरा की धरती और स्नेह है। हम बिहारवासी स्नेह का सम्मान तालियों के माध्यम से ही कर सकते हैं, राधे राधे कहकर भी कर सकते हैं। और निदेशक महोदय, एक बार राधे राधे हो जाए और तालियां बजी चाहिए। और बहुत अभिनंदन। प्रथम सत्र संपन्न हुआ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे सत्र में हम चलेंगे, टेक्निकल सेशन हमारा होगा और इस बीच में 10 मिनट का हमारा टी सेशन है। इसके बाद हम फिर पुनः अपनी जगह पर वापस लौटेंगे और तकनीकी सत्र में हम आपसे फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट के लिए विराम, चाय पीजिए और फिर हम तकनीकी सत्र में वापस लौटेंगे। माननीय मंत्री महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। सचिव सर के लिए, सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं सभी के लिए बहुत बहुत आभार।